नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य। नमस्कार। जी हाँ, ये वाकई एक अहम विषय है। हमारे पास इसके लिए मौलिक कर्तव्य, अधिकार और उत्तरदायित्व दस्तावेज के कुछ अंश हैं जिन पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आज हमारा इरादा है ये समझना कि आखिर ये कर्तव्य हैं क्या, ये संविधान में कैसे और क्यों शामिल हुए, और इनकी आज क्या अहमियत है। हाँ, और खास तौर पर ये देखते हुए कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब हमारे निर्माताओं ने इन्हें शायद जरूरी नहीं समझा था। सही कहा, ये बात सोचने वाली है। अक्सर हम सुनते हैं कि भाई अधिकार और कर्तव्य तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अविभाज्य हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत का जो मूल संविधान था उसने मौलिक अधिकारों का तो पूरा जिक्र था, पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कोई अलग से चैप्टर या सूची नहीं थी। हाँ, ये एक फैक्ट है। तो चलिए इसी पहेली से आज की बातचीत शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये जानना वाकई मुझे उत्सुकता देता है कि आखिर मूल संविधान में नागरिकों के लिए कर्तव्य क्यों नहीं रखे गए, जबकि राज्य के लिए तो नीति निर्देशक सिद्धांत थे ही, जो एक तरह से राज्य के कर्तव्य ही हैं। देखिए, बात यह है कि स्रोत भी यही बताते हैं कि संविधान बनाते समय निर्माताओं ने शायद ये जरूरत महसूस नहीं की कि नागरिकों के कर्तव्यों को अलग से लिखा जाए। अच्छा। उनका शायद ये मानना रहा होगा कि नागरिक अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपने कर्तव्य निभाएंगे। राज्य के लिए तो दिशा निर्देश दे दिए, लेकिन नागरिकों के लिए अलग से कुछ नहीं लिखा। ये कर्तव्य तो बहुत बाद में, मतलब 1976 में संविधान का हिस्सा बने। अच्छा, तो ये बाद में जोड़े गए। और इस बदलाव के पीछे मतलब ये विचार कहाँ से आया? क्या कहीं और से प्रेरणा मिली? हाँ, मिली। इनकी प्रेरणा मुख्य रूप से पूर्व सोवियत संघ, मतलब यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। ओह, सोवियत संघ से। जी, और ये तुलना बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे ज्यादातर बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों की कोई अलग से सूची नहीं है। हाँ, स्रोत भी यही इशारा करते हैं। शायद जापान ही एक ऐसा बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां ऐसी कोई सूची मिलती है। ये पैटर्न तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो समाजवादी देश थे, उन्होंने अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को बराबर महत्व दिया। अच्छा। पूर्व यूएसएसआर के संविधान में तो साफ लिखा भी था कि भाई नागरिक अपने अधिकारों और आजादी का इस्तेमाल तभी ठीक से कर सकते हैं जब वो अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी साथ साथ निभाएं। मतलब दोनों को अविभाज्य माना गया। तो फिर भारत में जो एक लोकतंत्र है, ये समाजवादी देशों वाला मॉडल कैसे और क्यों अपनाया गया? इसमें वो स्वर्ण सिंह समिति का नाम आता है, उनकी क्या भूमिका थी? देखिए, इसका एक खास राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ समझना होगा। साल था 1976। देश में उस वक्त आंतरिक आपातकाल, मतलब इमरजेंसी 1975-1977 लागू थी। हाँ, वो दौर। उसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति को काम दिया गया मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें देने का। क्यों? मतलब उस वक्त क्या जरूरत महसूस हुई इनकी? हाँ, जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, खासकर उस माहौल में। आपातकाल का माहौल और कर्तव्यों की जरूरत, ये जुड़ाव अहम लगता है। समिति ने अपनी सिफारिशों में किस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया था फिर? समिति का मुख्य जोर इसी बात पर था कि नागरिकों को ये समझना ही चाहिए कि अधिकार अकेले नहीं आते, उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। सही बात है। और इन कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है जितना अधिकारों का उपभोग करना। इसी सोच के साथ समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय ही जोड़ दिया जाए। और तत्कालीन सरकार ने इसे मान लिया? हाथों हाथ। हाँ, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और उन्होंने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। फिर 1976 में आया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अरे हाँ, 42वां संशोधन, वो तो बहुत बड़ा संशोधन था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसे। जी बिल्कुल, आपातकाल के दौरान ही लाया गया था और इसने संविधान में कई बड़े बदलाव किए थे। इसी संशोधन के जरिए संविधान में एक नया भाग पार्ट आईवीए और एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 51A जोड़ा गया। अच्छा। इसी अनुच्छेद 51A में पहली बार नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य लिखे गए। मैंने सुना है कि उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसे एक ऐतिहासिक भूल का सुधार भी बताया था। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी का यही कहना था कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शुरू में शामिल न करना एक ऐतिहासिक भूल थी, और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए वो अब उनकी सरकार कर रही है। लेकिन क्या स्वर्ण सिंह समिति की सारी बातें मान ली गई थीं?
मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि स्रोत में कुछ सिफारिशों के अस्वीकार होने का भी जिक्र था। नहीं, और ये जानना बहुत जरूरी है। समिति की कुछ बहुत अहम सिफारिशें थीं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना, अच्छा, और इसलिए वो संविधान का हिस्सा नहीं बनी। 3 खास सिफारिशें थीं जो लागू नहीं हुई। कौन सी थी वो? ये तो जानना ही चाहिए। पहली समिति ने कहा था कि अगर कोई नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या करने से इनकार करता है तो संसद कानून बनाकर उस पर जुर्माना या सजा लगा सके। ओ, सजा का प्रावधान। जी। दूसरी कि ऐसा सजा या दंड देने वाला कोई भी कानून इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकेगा कि वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या संविधान के किसी और प्रावधान के खिलाफ है। मतलब कोर्ट भी दखल न दे सके। हाँ, समिति ये चाहती थी। और तीसरी सिफारिश थी कि कर चुकाना मतलब टैक्स देना ये भी नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। अरे वाह, यानी समिति तो इन्हें काफी सख्त बनाना चाहती थी, दंड का प्रावधान, टैक्स को कर्तव्य बनाना। पर सरकार शायद उस वक्त इसे ज्यादा सख्त या अलोकप्रिय मान रही होगी। हो सकता है, कारण तो स्पष्ट नहीं बताए गए, पर ये सिफारिशें मानी नहीं गई। दिलचस्प है ये। खैर, तो फिर वो कौन से कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51A में आखिरकार शामिल किए गए? अनुच्छेद 51A में कुल 11 कर्तव्य हैं। शुरू में 10 थे, 11वां बाद में जोड़ा गया। हाँ, अब इन्हें एक एक करके गिनने के बजाय हम इन्हें शायद कुछ थीम या श्रेणियों में देख सकते हैं। ये ज्यादा आसान रहेगा समझने में। हाँ, ये बेहतर रहेगा। किस तरह की जिम्मेदारियां हैं ये? देखिए, कुछ कर्तव्य तो सीधे सीधे राष्ट्र संविधान के प्रति सम्मान से जुड़े हैं। जैसे कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये है पहला, मतलब ए। ठीक है। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना, ये बी है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, सी। और जरूरत पड़ने पर, मतलब जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, डी। ये तो राष्ट्र और इतिहास से जुड़े कर्तव्य हो गए। समाज और हम सबके आपसी व्यवहार को लेकर क्या कहा गया है? उसके लिए भी महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जैसे भारत के सभी लोगों में समरसता, मतलब आपसी मेलजोल और भाईचारे की भावना बढ़ाना। भाईचारा? हाँ, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से परे हो। और साथ ही ऐसी प्रथाओं को छोड़ना जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हैं, ये ई है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे बचाए रखना। सामाजिक संस्कृति, इसका क्या मतलब हुआ? सामाजिक संस्कृति मतलब हमारी वो मिलीजुली विरासत, हमारी कंपोजिट कल्चर जिसमें कई धाराएं, कई प्रभाव शामिल हैं, हमारी विविधता। हाँ, समझी। हमारी मिलीजुली विरासत। और पर्यावरण, वैज्ञानिक सोच जैसे मुद्दे, क्या ये भी हैं? हाँ, वो भी शामिल हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जंगल, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करना और उनमें सुधार करना, और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना, यह है पर्यावरण की रक्षा। जी। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान हासिल करने और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। और आखिरी 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक, मतलब इंडिविजुअल और कलेक्टिव गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करना, ताकि देश आगे बढ़े। हाँ, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये है के। ये 10 हो गए। अब वो 11वां कौन सा है और वो कब शामिल हुआ? 11वां कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। ये है कि हर माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल तक की उम्र के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अच्छा, शिक्षा का अधिकार तो है ही, ये कर्तव्य भी जुड़ गया। जी, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। उसी संशोधन से शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार बना था। अच्छा, अब इन कर्तव्यों को अगर हम देखें तो इनकी कुछ खास बातें क्या हैं? मतलब इनकी प्रकृति, इनका नेचर कैसा है? हाँ, स्रोत इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं बताते हैं। पहली बात तो ये कि इनमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करना। नैतिक। और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो ये मिक्स है। अच्छा। दूसरी बात, ये कर्तव्य उन मूल्यों की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा, माइथोलॉजी, धर्मों और रीति रिवाजों का हिस्सा रहे हैं। एक तरह से कहें तो ये भारतीय जीवन शैली के कुछ जाने पहचाने पहलुओं को बस संहिताबद्ध, मतलब कोडिफाई करते हैं।
ठीक है, और क्या ये सब पर लागू होते हैं? मतलब नागरिकों पर, विदेशियों पर, जैसे कुछ मौलिक अधिकार तो विदेशियों को भी मिलते हैं। नहीं, ये इनकी तीसरी खासियत है। मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। ये विदेशों पर लागू नहीं होते। सिर्फ नागरिकों के लिए? जी, ये उन्हें मिले कुछ मौलिक अधिकारों से अलग है। और सबसे अहम सवाल, क्या इन्हें अदालत में लागू करवाया जा सकता है? मतलब अगर कोई इनका पालन ना करे तो क्या होगा? ये चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और यहीं पर थोड़ी जटिलता आती है। नीति निदेशक सिद्धांतों की तरह ही मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायिक हैं। गैर न्यायिक मतलब नॉन जस्टिशिएबल। इन्हें सीधे अदालत में ले जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता। संविधान में ऐसा कोई सीधा प्रावधान नहीं है। अच्छा, इनके उल्लंघन पर कोई सीधी कानूनी सजा भी संविधान ने तय नहीं की है। तो फिर इनका क्या फायदा हुआ? लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह शक्तिहीन है। संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर इनके पालन को सुनिश्चित करने के तरीके निकाल सकती है। ये बिल्कुल संभव है। हाँ, तो सीधे लागू नहीं हो सकते, लेकिन संसद कानून बना सकती है। अच्छा, अगर ये सीधे लागू नहीं हो सकते और वो स्वर्ण सिंह समिति की दंड वाली सिफारिश भी नहीं मानी गई, तो फिर तो इनकी आलोचना भी खूब हुई होगी। हाँ बिल्कुल, और जोरदार आलोचना हुई है। स्रोत कई आलोचनाओं का जिक्र करते हैं। किस तरह की आलोचनाएं, जरा बताएं। पहली आलोचना तो यही है कि भाई ये जो कर्तव्यों की लिस्ट है, ये पूरी नहीं है, अधूरी है। अधूरी कैसे? इसमें वोट डालना, टैक्स चुकाना, परिवार नियोजन जैसे कई जरूरी कर्तव्य शामिल ही नहीं किए गए। जबकि जैसा हमने बात की, टैक्स चुकाने को कर्तव्य बनाने की सिफारिश तो खुद स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, पर उसे माना नहीं गया। हाँ, ये बात तो है। वोट डालना, टैक्स देना, ये तो बहुत बुनियादी नागरिक कर्तव्य माने जाते हैं। और इनकी भाषा को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए थे क्या? हाँ बिल्कुल। दूसरी आलोचना भाषा और अस्पष्टता को लेकर ही है। कहा गया कि कुछ कर्तव्य काफी अस्पष्ट है, मतलब वेग है, संदिग्ध है, आम आदमी के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे शब्द हैं उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब इनका क्या मतलब है? इसकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। सामाजिक संस्कृति का मतलब अभी आपने समझाया, वरना शायद मैं भी अटक जाती। जी, स्रोत में डीडी चावला का जिक्र है, जो उस समय नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एड के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी यही चिंता जताई थी कि ये शब्दावली आम नागरिक की समझ से परे हो सकती है, और वो गैर न्यायिक होने वाली बात, उस वजह से इन्हें सिर्फ उपदेश भी कहा गया होगा। बिल्कुल। तीसरी आलोचना यही है। इनके गैर न्यायिक चरित्र की वजह से आलोचकों ने इन्हें सिर्फ नैतिक उपदेशों का कोड कहकर खारिज करने की कोशिश की। कहा कि ये बस अच्छी बातें हैं जिनका कोई कानूनी वजन नहीं है। जबकि जैसा हमने देखा, स्वर्ण सिंह समिति तो इन्हें बाकायदा कानूनी तौर पर लागू करने और उल्लंघन पर सजा का प्रावधान चाहती थी। और कुछ आलोचक तो शायद इन्हें संविधान में शामिल करने को ही गैर जरूरी मानते थे। हाँ, चौथी आलोचना इसी बात पर थी। कुछ लोगों का मानना था कि इन्हें संविधान में लिखने की जरूरत ही क्या थी। क्यों? उनका तर्क था कि जो कर्तव्य इनमें लिखे गए हैं, ज्यादातर जिम्मेदार नागरिक तो उनका पालन वैसे भी करते हैं, बिना लिखे भी। स्रोत भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सीके डाफ्तरी का हवाला देते हैं, जिनका करीब करीब यही विचार था। अच्छा। उनका कहना था कि देश के लगभग सभी नागरिक कानून का पालन करते हैं और उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने की संविधान में जरूरत नहीं थी। एक और बात, संविधान में इन्हें रखा कहाँ गया? मतलब इनकी जगह पर भी कोई आपत्ति थी? हाँ, ये पांचवी आलोचना इनके स्थान को लेकर है। इन्हें संविधान के भाग 4, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का है, उसके बाद एक परिशिष्ट की तरह भाग आईवीए में जोड़ा गया। तो आलोचकों का कहना था कि इससे इनका महत्व कम हो गया। अगर इन्हें भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों वाले भाग के ठीक बाद रखा जाता, तो शायद इन्हें मौलिक अधिकारों के बराबर का दर्जा मिलता, उनकी अहमियत बढ़ती। ये भी एक सोचने का नजरिया है। तो इतनी सारी आलोचनाएं हैं, सूची अधूरी है, भाषा अस्पष्ट है, गैर न्यायिक है, गैर जरूरी बताया गया, जगह भी सही नहीं, लेकिन फिर भी ये संविधान में बने रहे और एक और कर्तव्य जोड़ा भी गया बाद में। जी, इसका मतलब इनका कुछ न कुछ महत्व तो जरूर माना गया होगा, आलोचनाओं के बावजूद। निश्चित रूप से इन आलोचनाओं के बावजूद मौलिक कर्तव्यों का अपना महत्व है, जिसे कई नजरियों से देखा जा सकता है। क्या महत्व है इनका फिर? पहला और सबसे सीधा महत्व तो यही है कि ये नागरिकों को याद दिलाते हैं, एक रिमाइंडर की तरह है। किस बात का रिमाइंडर? कि भाई आप अपने अधिकारों का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। ये भूलना नहीं है। अच्छा, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश। बिल्कुल।
और दूसरा महत्व ये है कि ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी की तरह काम करते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नफरत फैलाना, ये कर्तव्य बताते हैं कि ऐसा करना अपने नागरिक धर्म के विरुद्ध है। और क्या ये नागरिकों में कोई सकारात्मक भाव जगाने में भी मदद करते हैं? हाँ, तीसरा महत्व यही है। ये नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना जगा सकते हैं। अच्छा, ये इस सोच को बढ़ावा देते हैं कि नागरिक सिर्फ दर्शक नहीं है, किनारे बैठकर तमाशा देखने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्र के लक्ष्यों को पाने में सक्रिय भागीदार हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। ये अच्छी बात है, पर वो गैर न्यायिक वाली बात अभी भी खटकती है। क्या अदालतों के लिए भी इनका कोई उपयोग है? हाँ है, और ये चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है। भले ये सीधे लागू ना हो, ये अदालतों को कानूनों की संवैधानिक वैधता जांचने में मदद करते हैं। वो कैसे? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून किसी मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब उसे लागू करने के लिए बनाया गया है, तो उसकी संवैधानिकता तय करते समय अदालत उसे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं के संदर्भ में उचित यानी रीजनेबल मान सकती है। अच्छा, तो ये कानून को बचाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, इस तरह ये कर्तव्य किसी कानून को असंवैधानिक ठहराए जाने से बचाने में भी एक भूमिका निभा सकते हैं। और आपने पहले कहा था कि संसद चाहे तो इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है। जी हाँ, और ये इनका पांचवा महत्व है। भले ही ये सीधे लागू ना हो, लेकिन ये कानून द्वारा लागू करने योग्य हैं, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं। तो संसद एक्शन ले सकती है। बिल्कुल, संसद अगर चाहे तो इनमें से किसी भी कर्तव्य को पूरा न करने पर उचित दंड या सजा का प्रावधान करने वाला कानून बना सकती है। ये अधिकार संसद के पास है। अच्छा, अब जरा उस दौर की राजनीति पर वापस लौटते हैं जब इन्हें शामिल किया गया था। तत्कालीन सरकार ने इन्हें शामिल करने के पीछे क्या तर्क दिए थे? आपातकाल का संदर्भ तो था ही। हाँ, वो संदर्भ तो बहुत महत्वपूर्ण था। स्रोत उस समय के कानून मंत्री HR गोखले के तर्क का उल्लेख करते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद और खासकर जून 1975 में इमरजेंसी लगने से ठीक पहले देश में कुछ लोग ऐसे थे जो स्थापित कानूनी व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। गोखले का मानना था कि मौलिक कर्तव्यों को ये नया अध्याय उन अशांत आत्माओं पर, जैसे उन्होंने कहा, लगाम लगाने का काम करेगा जिन्होंने अतीत में राष्ट्र विरोधी, विध्वंसक और असंवैधानिक आंदोलन किए थे। ये तो काफी सख्त बयान था। जी, इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का बचाव किया था। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क था कि इससे लोकतंत्र कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इन कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को दबाना नहीं है, बल्कि लोगों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करके एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाना है। ये तो सरकार का पक्ष हुआ। विपक्ष का क्या कहना था इस पर? और बाद में जब सरकार बदली 1977 में, तो क्या इन कर्तव्यों को हटा दिया गया? क्योंकि 42वें संशोधन की बहुत सी बातें तो पलट दी गई थी ना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संसद में विपक्ष ने तब इसका कड़ा विरोध किया था जब ये लाए गए। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब आपातकाल खत्म हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई जनता सरकार सत्ता में आई। हाँ, जनता सरकार। इस सरकार ने 43वें और 44वें संविधान संशोधनों 1977, 1978 के जरिए 42वें संशोधन की कई बातों को पलटने की कोशिश की जो उन्हें अलोकतांत्रिक लगी। लेकिन उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को नहीं हटाया, वो संविधान में बने रहे। अरे, ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शुरुआती विरोध के बावजूद बाद में इन पर एक तरह की राजनीतिक सहमति बन गई थी। बिल्कुल, ये यही दिखाता है कि आखिरकार मौलिक कर्तव्यों को संविधान में रखने की जरूरत और उपयोगिता पर एक आम सहमति बन गई थी पार्टियों के बीच भी। और ये बात 2002 में 86वें संशोधन से एक और कर्तव्य के जुड़ने से और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। अब एक आखिरी सवाल, क्या इनमें से कुछ कर्तव्यों को लागू करने के लिए, मतलब उनकी भावना को लागू करने के लिए पहले से ही कुछ कानून मौजूद है? आपने वर्मा समिति का जिक्र किया था शायद। जी हाँ, जस्टिस JS वर्मा समिति 1999 में बनी थी। उसने इसी बात की पड़ताल की थी। तो क्या पाया समिति ने? समिति ने पाया कि हाँ, कई मौलिक कर्तव्यों के पीछे जो भावना है उसे लागू करने के लिए पहले से ही कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। मतलब भले ही कर्तव्य खुद सीधे तौर पर गैर न्यायिक हों, उनसे जुड़े कई कामों को नियंत्रित करने के लिए या प्रोत्साहन करने के लिए पहले से कानून है। अच्छा, कुछ उदाहरण देंगे?
इससे बात और साफ हो जाएगी। जरूर। जैसे पहला कर्तव्य ए है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात करता है। इसके लिए हमारे पास राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है। हाँ, ये कानून तो है। ठीक है। और कर्तव्य जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर दुश्मनी फैलाने से रोकता है। इसके लिए आईपीसी में धाराएं हैं और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी है, जो जाति और धर्म संबंधी अपराधों के लिए सजा देता है। ठीक है। और देश की एकता या पर्यावरण से जुड़े कर्तव्यों के लिए? कर्तव्य जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा की बात करता है, उसके लिए भी आईपीसी में प्रावधान है, जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों को अपराध मानते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए भी इसी से जुड़ता है। और पर्यावरण? कर्तव्य जो पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा की बात करता है, उसके लिए हमारे पास वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। ये कानून जानवरों के व्यापार और जंगलों की कटाई को नियंत्रित करते हैं। इसी तरह चुनाव संबंधी कानूनों में भी, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, उसमें भी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नफरत फैलाना भ्रष्ट आचरण माना गया है, जो कर्तव्य की भावना से जुड़ता है। तो मतलब कई कर्तव्य ऐसे हैं जिनके पीछे कानूनी बल पहले से मौजूद है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। जी, वर्मा समिति का यही निष्कर्ष था। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस चर्चा से ये बात तो साफ हो गई कि मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, वो एक खास ऐतिहासिक और राजनीतिक माहौल में संविधान में जोड़े गए। हाँ, बिल्कुल। उनके पीछे सोवियत संघ की प्रेरणा थी, उन पर बहस हुई, उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन आज वो भारतीय नागरिकता की अवधारणा का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि क्या करें और क्या ना करें, बल्कि ये नागरिकों से एक तरह का आह्वान है कि आप राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लें, अनुशासन रखें और जो हमारे साझा मूल्य हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध रहें। और जैसा वर्मा समिति ने दिखाया, भले ही खुद सीधे अदालतों में लागू न हो, कई मौजूदा कानून इनकी आत्मा को, इनकी भावना को बल देते हैं। तो इनका महत्व सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी बहुत ज्यादा है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। संविधान की मौलिक कर्तव्यों की सूची में कर चुकाने या मतदान करने जैसे कर्तव्य सीधे तौर पर शामिल नहीं है, और इस बात की आलोचना भी हुई। पर क्या एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के लिए ये स्वतः सिद्ध कर्तव्य नहीं होने चाहिए, चाहे वो संविधान में औपचारिक रूप से लिखे हों या ना लिखे हों? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाला। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।